हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हर्बल हिल्स लाइव फेसबुक सेशन। दोस्तों, आज तक हमने जितने भी लाइव वेबिनार कंडक्ट किए उसमें हमने आयुर्वेदा, इम्यूनिटी और आज की पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में बात की। पर आज हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक और बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम की, जो है डायबिटीज या हाई ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। अगर हम अपने आसपास की सोसाइटी में देखेंगे तो कई लोग इस डायबिटीज के प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं और इस पैंडेमिक सिचुएशन में उनके दिल में घबराहट के साथ साथ काफी सवाल भी मौजूद होते हैं। तो आज हम इन्हीं सब कॉमन से सवालों के जवाब जानेंगे आज के हमारे एक्सपर्ट से। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं हर्बल हिल्स कंपनी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। आज हमारी कंपनी 2020 में हर्बल हिल्स में 9 डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस है और 300 से भी अधिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो 24 हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए और हेल्दी लोगों के लिए भी काम करती है। पर इसके पीछे की ब्रांड स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। हर्बल हिल्स की शुरुआत 2005 में हमारे डायरेक्टर मिस्टर धीरेन्द्र दलाल ने की थी और ये कंपनी शुरू करने से पहले वो एक टेक्सटाइल बिजनेस में थे। पर जैसे ही उनको आयुर्वेदा के बेनिफिट्स और डिमांड ध्यान में आई तो उन्होंने हर्बल हिल्स की पहली प्रोडक्ट लाइन की शुरुआत की, जो थी ग्रीन फूड सप्लीमेंट। और उसके बाद मार्केट की डिमांड को ध्यान में रख के हर्बल हिल्स ने हर्बल पाउडर्स, हर्बल जूस, मेडिकेटेड काउगी फॉर्मुलेशंस, सिंगल हर्बल सप्लीमेंट्स, हर्बल टी एक्सेट्रा की शुरुआत की। और इन सब प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमारे सारे प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, जैसे कि ISO, हलाल, GMP, USFDA, NPOP एक्सेट्रा। तो दोस्तों, ये तो हुई हर्बल हिल्स के बारे में इंट्रोडक्शन। तो आज के हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है आयुर्वेदा एंड शुगर मैनेजमेंट। तो इस विषय में हमें जानकारी देंगे हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर सर्वेश कुलकर्णी। वेलकम टू हर्बल हिल्स सर। नमस्ते नमस्ते अक्षय। यस यस। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम आपको, हमारे व्यूअर्स को डॉक्टर सर्वेश कुलकर्णी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। Dr. Sarvesh Kulkarni, he is BA MS, MD in Ayurveda. He is also an invitee at Vishwananda Kendra and Pune Hospital, Pune. यहाँ पे इन्होंने काफी स्पॉन्डिलाइटिस, जो एक जॉइंट की बीमारी है, वैसे पेशेंट्स की जांच की है। और हमारे ये डॉक्टर्स पिछले 10 सालों से भी अधिक खुद का क्लिनिक चला रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने काफी डायबिटिक पेशेंट्स का मेडिकेशन और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ये दोनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा इलाज किया है। यही नहीं दोस्तों, डॉक्टर सर्वेश एक नाड़ी परीक्षक भी है। इन्होंने अपने गेस्ट लेक्चर्स और रिसर्च पेपर्स के द्वारा कई लोगों को गाइड किया है और अपनी नॉलेज प्रदान की है, और इसके बलबूते पे इन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव दिस सेशन विद यू सर। वेलकम टू द सेशन अगेन। यस, थैंक यू वंस अगेन। यस। तो सर, हम लोग, जो हमारे व्यूअर्स है, उन्होंने हमें थोड़े क्वेश्चंस दिए हैं। जो बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस आए थे, उनमें से हम लोग ने थोड़े शॉर्टलिस्ट किए बिकॉज ऑफ द टाइमलाइन। तो डायरेक्ट ओके, उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलेगा। यस, डेफिनेटली। तो सर ये, हाँ सर, ये एक फर्स्ट क्वेश्चन एकदम कॉमन है, क्योंकि हम अपने आजू बाजू में भी देखते हैं तो बहुत सारे हमें डायबिटीज के पेशेंट्स तो मिलते ही है। ऐसा भी हम बोलने जाएंगे तो रॉन्ग नहीं होगा कि हर एक फैमिली में एक डायबिटिक पेशेंट मौजूद होता ही है। तो सर, इसके शुरुआती लक्षण या फिर इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हम जिसे बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं? यस, सबसे पहले मैं सभी व्यूअर्स को मन से शुभेच्छा देना चाहता हूं और श्री धीरेन्द्र जी से विशेषतः आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे जो भी चिंतन आज तक हमारा हुआ है, जो भी काम हम कर रहे हैं, वो बात रुग्णों से डायरेक्टली डायलॉग आज इस माध्यम से हो रहा है। इसलिए मैं आप सभी पूरी टीम का मन से एक धन्यवाद देता हूँ। ये अक्षय, थैंक यू अभी सर। डायबिटीज डायबिटीज के बारे में अगर हम देखें तो उसके जो कॉमन सिम्टम्स रहते हैं, कि जिन सिम्टम्स को आग के पेशेंट को ऐसा पता चले या ऐसा लगे कि हमें ब्लड शुगर लेवल करना चाहिए, तो ऐसे कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो हम एनलिस्ट कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली बात ऐसी है कि पेशेंट को बार बार भूख लगती है, उसको पेशाब को बार बार जाने की इच्छा होती है। एक बार पेशाब खुल के तो आता है, लेकिन बार बार उसका फ्रिक्वेंट यूरिनेशन रहता है। उसके साथ साथ उसका वजन भी जल्दी से जल्दी कम होते जा रहा है।
होते जाता है। मतलब पेशेंट खाना तो ढंग से खाता है लेकिन उसका वजन कम होता है। तो ऐसी राइट। हालत में उसको अपना शुरू कर लेना चाहिए। बहुत से पेशेंट्स में ऐसा भी देखने को मिलता है कि उनको फ्रोजन शोल्डर जैसी तकलीफ शुरू हो जाती है। कुछ पेशेंट्स में ओके। विजन के प्रॉब्लम, मतलब दृष्टि में दोष आना, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। बहुत सी महिलाओं में या बहुत से मिडिल एज ग्रुप के पीपल में, जेंट्स में ऐसा भी देखने को आता है कि उनको जेनेटल इन्फेक्शन होते हैं, वजाइनल इन्फेक्शन होते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन होते हैं। और ये इन्फेक्शन कितनी भी आप एंटीबायोटिक ले लो, दवाइयाँ ले लो, ये ठीक नहीं होते। ये रिकरेंटली होते जाते हैं। या फिर कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि मुँह में छाले आते हैं या फिर कहीं पे तो जख्म होता है और वो घाव भरता नहीं है। तो ये जो सभी सिम्पटम्स है कि जिससे हमें अंदाजा लग सकता है कि मेटाबॉलिज्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। राइट। डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ ब्लड शुगर लेवल बढ़े होने के चांसेस है। तो ऐसे अगर लक्षण किसी भी पेशेंट में, मतलब सभी लक्षण दिखने चाहिए ऐसी भी बात नहीं है। एक भी लक्षण कोई ज़्यादा हो या फिर ऐसा भी हो कि माइल्ड है लेकिन 3-4 सिम्पटम्स है। तो ऐसे पेशेंट ने खुद को डॉक्टर को कंसल्ट करके अपनी ब्लड शुगर कर लेना उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। राइट सर, क्योंकि यूजुअली हम जो बिजी लाइफस्टाइल होता है उसमें हम इग्नोर कर देते हैं। हमें ऐसे लगता है कि थोड़ा सा यस, है, ठीक है यस। ना, थोड़ा मेडिसिन ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। बट मैं भी आप व्यूअर से कहना चाहूंगी कि जैसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया, तो इसमें से आपको कोई भी सिम्टम्स दिखे और वो रिकरिंग हो नहीं जा रहे आपके मेडिसिन से, तो आप नजदीक के कोई भी डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। और सर यस। आगे बढ़ते हैं। कई सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम अगर हमें डायबिटीज है तो अगर हम शुगर खाना बंद कर देंगे तो हमारे डायबिटीज से छुटकारा हो जाएगा। तो सर ये जो मानना है लोगों का वो कितने प्रतिशत सही है? और ऐसा भी होता है कि डायबिटीज क्यूरेबल है 100%, तो आपके इस पे क्या व्यूज है? यस, डेफिनेटली ये बहुत से पेशेंट की ये मन में आशंका रहती है। सबसे पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब दे दूंगा। क्या है डायबिटीज, ये 100% क्यूरेबल है या नहीं है, ये उसके स्टेज के ऊपर डिपेंड है। ओके। आयुर्वेद के हिसाब से, एलोपैथी का और आयुर्वेद दोनों हिसाब से अभी हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल ये बीमारी के बारे में क्या क्या जानकारी है, मालूमात है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आयुर्वेद के हिसाब से एक प्रमेह नाम की बहुत बड़ी एक विशाल विकृति या व्याधि आयुर्वेद के क्लासिकल टेक्स्ट में आया है कि जिसमें से एक जो स्टेज है वो डायबिटीज की है। मतलब हम ओके। क्लासिकल डायबिटीज मेलिटस इज इक्वल टू प्रमेह एज पर आयुर्वेद ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि ब्लड ओके। शुगर लेवल बढ़ना ये प्राइमरी सिम्टम है डायबिटीज का। और उसके ये साइन है और बाकी के कुछ सिम्टम्स जो हमने पहले के क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। तो पहले तो बात ऐसी है कि एलोपैथी के हिसाब से अगर आपके शरीर में डायबिटीज मेलिटस की प्रक्रिया या पैथोफिजियोलॉजी शुरू होती है तो वो क्यूरेबल नहीं है, वो कंट्रोलेबल है, वो क्यूरेबल नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से भी ये व्याधि जो है इसको प्रत्याख्य व्याधि या याप्य व्याधि बोलते हैं। मैं जानबूझ के ये टर्मिनोलॉजी इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो पुराने ऋषि मुनि है उनका डिसीज का कैटेगराइजेशन का ज्ञान भी कितना सटीक था ये हमें पता चलेगा। याप्य व्याधि, ये टर्मिनोलॉजी का अर्थ ऐसा है कि ऐसा कोई भी व्याधि, जो व्याधि 100% क्योर तो नहीं होता, लेकिन अगर आप ध्यान से डाइट फॉलो करते हो, लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, आप हर तरह से कंट्रोल, एक संयमित जीवन व्यतीत करते हो, दवाइयाँ समय से लेते हो, तो आपकी बीमारी बढ़ेगी नहीं, आपके राइट। प्राण संकट में नहीं आएंगे। तो इसको व्याप्य राइट। व्याधि बोलते हैं। तो इस हिसाब से ये व्याधि का, ये तो पूरा क्यूरेबल हर टाइम नहीं होता, लेकिन ये अच्छे से कंट्रोलेबल है। दूसरी बात राइट। ऐसी है कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है जो नॉन डायबिटिक है या डायबिटिक है कि हम अगर शुगर नहीं खाएंगे तो हमें डायबिटीज होगा ही नहीं। ऐसा कुछ नॉन राइट। डायबिटिक राइट। पेशेंट्स, या फिर यस। कुछ डायबिटिक पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि अरे हमने शुगर को छुआ तक नहीं है फिर भी शुगर क्यों बढ़ रही है या क्यों है। कैसे हो गई? हाँ। तो हाँ, तो इसका एक महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि जो भी हम शरीर में खाते हैं उसका जैव रासायनिक विघटन या परिवर्तन शरीर में होता है। मतलब मान के चलिए कि जो खून अभी हमारे शाखाओं में दौड़ रहा है, वो खून हमने जो कल रोटी खाई है, सब्जी खाई है, पाव भाजी खाई है, ब्रेड खाया है, बटर खाया है, जो भी खाया है उसका परिणमन होके उसका रूपांतरण हमारे खून में हो चुका है और उसी से आगे आगे राइट। हमारे शरीर के अलग अलग धातुएं बन रही है।
तो अगर राइट। हम ये ध्यान से देखें तो जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खाएंगे वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होके ब्लड शुगर में कन्वर्जन होगा और हमारी शुगर बढ़ सकती हम्म। है। मतलब सिर्फ आप अगर शुगर नहीं खाते हो डायरेक्टली तो ये अच्छी बात है, लेकिन उससे आपके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेंगे ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि अगर आप चावल खाते हो, साबूदाना खाते हो या और मैदा खाते हो, ऐसी कोई भी चीज जिसमें हाई कार्ब डाइट है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, तो उससे आपकी ब्लड शुगर लेवल डेफिनेटली बढ़ने वाली है। वो टेस्ट में तो शुगर जैसा मीठा नहीं है, लेकिन शरीर में जाके हम्म। उसका जो जैव रासायनिक विघटन है उससे शुगर डेफिनेटली बढ़ती है। राइट। तो सर थैंक यू, क्योंकि सबके मन में ये कॉमन सा रहता ही है कि मैंने कभी लाइफ में शुगर खाई नहीं है, मैंने चाय शुगर वाली पी नहीं है, तो मुझे अचानक से डायबिटीज कैसे हो गया, या फिर मैं बाद में भी नहीं खा रहा हूँ तो भी मेरा शुगर लेवल कैसे बढ़ रहा है। तो यही व्यूअर्स की, जैसे डॉक्टर ने कहा कि इतने सब जो हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं डेली लाइफ में, ये सब में थोड़ा प्रमाण में ग्लूकोज होता ही है, तो वो कन्वर्ट होके एक शुगर के मात्रा में हम लोग की बॉडी में बढ़ ही सकता है। तो सर यस। आपने जैसे बोला कि ये डायबिटिक पेशेंट्स है, ये कई कई सारी मात्रा में मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद भी जो पेशेंट्स है वो कंप्लेंट करते हैं कि हमारी शुगर लेवल डाउन नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ यस। डॉक्टर्स का ये कहना होता है कि मेडिसिन जो अपने सेल्यूलर लेवल होता है बॉडी का उस पे काम करती है। तो सर प्लीज गाइड अस कि ये जो मेडिसिन होती है वो एक्चुअली काम कैसे करती है और इसका पेशेंट्स को क्या बेनिफिट मिलता है। ओके, इसमें अभी सबसे पहले हमें ये थोड़ा सा देखना होगा कि एक्चुअल डायबिटीज की इन शॉर्ट, एकदम शॉर्ट में हम्म। पैथोफिजियोलॉजी क्या है। हम्म। पैथोफिजियोलॉजी इस वर्ड का मीनिंग ऐसा है कि आपकी फिजियोलॉजी मतलब सामान्य शारीरिक क्रिया ये क्या रहती है, हम्म। वो बिगड़ जाती है तो उसको कैसे बिगड़ती है उसको पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। और उसको कैसे राइट। करेक्ट करना है और दवाई कैसे काम करती है ये फार्मेकोलॉजी। तो अभी राइट। एलोपैथी के फंडामेंटल्स में तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी जो बेसिक हम्म। है उसके बारे में सोचते हैं। आपने कुछ भी खाना खाया तो उस खाने का केमिकल ब्रेकडाउन होने के बाद उसमें से जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज शरीर को जितनी चाहिए उतनी उसका उतनी मात्रा में उपयोग करने के लिए शुगर के मात्रा के अनुसार हमारे पैंक्रियाज से इंसुलिन सिक्रेट होता है। वो इंसुलिन क्या हम्म। क्या करता है? सबसे पहले अपटेक ऑफ शुगर, शुगर लेना, हम्म। अपटेक करना, फिर यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर और स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज जो राइट। ज्यादा बना है जिसकी अभी जरूरत नहीं है तुरंत, तो उस हम्म। ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन नाम के एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है और वो लिवर में स्टोर किया जाता है। दूसरा, राइट। जो शुगर आती है उसको इंसुलिन बाइंड होता है और वो मसल्स में अलग अलग टिश्यू लेवल पे वो इंसुलिन वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अपने पेशी के अंदर भेज देती है। मान के राइट। चलिए कोई भी पेशी है उसके ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर रहते हैं, तो अगर वो ग्लूकोज को इंसुलिन कनेक्ट होता है तो ही वो रेनकोट पहना हुआ, इंसुलिन का रेनकोट पहना हुआ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही अंदर जा पाता है, नहीं तो वो अंदर नहीं जा राइट। पाता। तो ये काम बेसिक इंसुलिन के है। अभी देखिए बहुत से लोगों का ये जो प्रश्न है, अभी इंसुलिन का तो ये काम हो गया, हम्म। इंसुलिन के सिक्रीशन ये पैंक्रियाज में बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में होता है, बीटा सेल्स में। और उस बीटा हम्म। सेल के इर्द गिर्द अल्फा सेल रहते हैं जो ग्लूकागोन नाम का हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ये जो ग्लूकागोन है ना, ये और इंसुलिन ये अपने आप में रेसिप्रोकल है। मतलब अगर इंसुलिन काम करता है तो ग्लूकागोन हम्म। काम नहीं करता है, और ग्लूकागोन राइट। काम करता है तो इंसुलिन काम नहीं करता है। सुन का। यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर ये जो काम है, मतलब जो शुगर शरीर में ऐसे ही पड़ी हुई है या फिर जो ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये ग्लूकागोन काम करता है। तो अगर बहुत से पेशेंट क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए वो दवा तो टाइम पे लेते हैं, वो हम्म। बाकी एक्सरसाइज भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम्म। उनके खाने में जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, मतलब ऐसा खाना कि जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकते हैं, ऐसा हम्म। खाना तो उसका ज्यादा जा रहा है, मतलब इनपुट ज्यादा है। राइट। सेकंड थिंग, अगर वो व्यक्ति बार बार खाना खा रहा है तो उसकी वजह से बार बार इंसुलिन सिक्रेट होगा क्योंकि ब्लड शुगर लेवल राइट। बढ़ेंगे।
ब्लड शुगर लेवल बढ़ेंगे तो इंसुलिन सिक्रेट होगा और वो कंट्रोल करेगा ब्लड शुगर को। तो इसलिए बार बार इंसुलिन सिक्रेट हो जाने के बाद सेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। मतलब मान के चलिए अभी सेल्स में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व है, तो सेल क्या करेगी, वो बोलेगी अभी मुझे पोषण नहीं चाहिए, तो वो अपने इर्द गिर्द ऐसा एक आवरण तैयार करती है कि वो इंसुलिन को अंदर आने ही नहीं देती और फिर शरीर को और मात्रा में इंसुलिन बढ़ाना पड़ता है। ये एक शरीर का रिएक्शनरी फेज है जिसको ही हम डायबिटीज बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है। और अगर बीटा सेल्स काम ही नहीं कर रही है, इंसुलिन तैयार ही नहीं हो रहा है, तो वो टाइप 1 डायबिटीज रहता है। तो बहुत से पेशेंट जो दवाइयों पे रहते हैं, टैबलेट्स पे रहते हैं, वो पेशेंट एक तो ज्यादा जीआई वाला, ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला, ज्यादा कार्ब डाइट वाला खाते हैं। दूसरी बात, वो बार बार खाते हैं। अगर बार बार खाना खाया जाए तो कंसिस्टेंटली इंसुलिन लेवल शरीर में बढ़ता ही रहेगा और ग्लूकागोन हार्मोन जो शुगर कंट्रोल करने वाला है वो काम ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए उनके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आते। तो जो हमें बहुत सी पुरानी कहावत ऐसी है हमारे पुराणों में कि आप प्रश्न को ही अच्छे से परखिए तो आपको उत्तर मिलेगा। अभी डायबिटीज की पहेली को अगर हम अच्छे से परखेंगे तो हमें उत्तर वहीं पे है। अगर हम कम से कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खाएंगे, अगर हम प्रॉपर कंट्रोल फास्टिंग करके खाना खाएंगे, तो ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो 40% तक काम ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने का वहीं पे कर देती है, और ये दो चीजें ही ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करती है। राइट। तो सर यही पे जो हमारे व्यूअर्स है उन्होंने एक सवाल पूछा है, जैसे आपने बोला कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, तो इनका सेम वही सवाल है कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। तो सर इसके ऊपर हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दीजिए। नहीं, वही अभी मैंने जैसे बताया कि बीटा सेल्स अगर लिवर में, जो पैंक्रियाज में है, वो अगर अच्छे से इंसुलिन जितनी मात्रा में चाहिए उतना नहीं बना पा रहा है, या उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, या फिर उसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम है कि जिससे वो सेलुलर प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई प्रोटीन चेन है कि जिससे इंसुलिन एक्टिव होता है या सिक्रेट होता है, वो चेन नहीं है, तो उसमें वो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स रहते हैं। और दूसरा, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट है, तो वो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट। तो यही बेसिक डिफरेंस है उसमें। डिफरेंस है, ओके। तो सर जैसे ये डायबिटीज के पेशेंट होते हैं तो उनको डायबिटीज तो होता ही है, पर उसके साथ कई सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे आपने खुद ने भी पहले कहा कि आई प्रॉब्लम, रेटिना प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी एक्सेट्रा, ये जो मेन जो ऑर्गन है उसके ऊपर इनका बहुत इफेक्ट होता है। तो सर आयुर्वेदा के माध्यम से हम इस कॉम्प्लिकेशंस को कैसे रिकवर कर सकते हैं, या फिर इसको क्या फायदे हो सकते हैं आयुर्वेदा में? डेफिनेटली इसमें एक बेसिक बात ऐसी है कि आयुर्वेद का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है। आयुर्वेद के हिसाब से एक मेन चीज उन्होंने कहा है कि आप कुछ कुछ चीजों पे ध्यान देते चलो। जैसे मान के चलिए, उदाहरण के तौर पे कुछ चीजें बताता हूँ। आज बहुत बार खाना मेरे लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, मैं दोस्तों के साथ हूँ, मेरे जेब में पैसे हैं, इसलिए मैं कुछ भी खाना किसी भी समय कभी भी खाता हूँ। तो ये शरीर धर्म के लिए बहुत हानिकारक, क्योंकि अगर भूख नहीं है तो देखिए, मनुष्य भी एक प्राणी है, एक पशु है, तो कोई भी पशु मनुष्य छोड़ के भूख नहीं है तो वो खाता नहीं है। कोई भी आपके घर का देख लो, बिल्ली है, कुत्ता है, गऊ है, या कोई भी है, अगर उसको भूख नहीं है तो वो नहीं खाएगा। आदमी ही एक ऐसा प्राणी है कि जो भूख नहीं है फिर भी खाता रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसी से बेसिकली ब्लड शुगर जैसे और भी बहुत सी बीमारियां बढ़ती है। दूसरी बात ऐसी है, आयुर्वेद का बेसिक प्रिंसिपल ऐसा है कि आप, जैसे उन्होंने एकदम आसान एक सूत्र में बता दिया कि कैसे खाना खाना चाहिए। मैं खाने के ऊपर क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि डायबिटीज में मेनली आपका डाइट जो है वो मिसमैनेज्ड है, डाइट लेने का समय मिसमैनेज्ड है, डाइट के क्वालिटीज मिसमैनेज्ड है। तो वो अगर आप अच्छे से मैनेज करते हो तो ब्लड शुगर लेवल तो वो उसका मैनिफेस्टेशन है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मेन आयुर्वेद में क्या कहा है, उष्णम अश्नीयात, खाना ताजा हो, गरम गरम खाना चाहिए। स्निग्धम अश्नीयात, खाने में जो स्नेह है, मतलब लिपिड्स है, वो अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होने चाहिए। ज्यादा तला हुआ भी नहीं खाना चाहिए, ज्यादा सूखा भी नहीं खाना चाहिए।
मात्रावत राइट। अशनियात, प्रॉपर क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए। मेरी भूख कितनी है, जो खा रहा हूं मैं, वो चीज हजम करने में कैसी है। अगर उड़द दाल की चीजें हैं जो हजम करने में थोड़ा दिक्कत आती है या देर से पचती है, जैसे दूध से बनी चीजें, तो मुझे वो कम खानी चाहिए। अगर मैं बैठ के काम करता हूँ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो मुझे लो कैलोरी डाइट खाना है। तो इस तरह से मात्रावत अश्नियात, जीर्णे अश्नियात, मतलब पहला खाना पचा है फिर आप खा रहे हो, उष्णम अश्नियात, जीर्णे अश्नियात, मात्रावत अश्नियात, ये सब आप अगर ध्यान देते हो तो डायबिटीज को आप अच्छे से आयुर्वेद के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। जो आपका क्वेश्चन का मेन पार्ट था कि आयुर्वेद आंखों की तकलीफ या किडनी की तकलीफ या कार्डियक प्रॉब्लम्स, जो भी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करता है। तो पहली तो राइट। बात ऐसी है कि आयुर्वेद में ऑर्गन स्पेसिफिक रिजुविनेटर की एक थेरेपी है। मतलब हम्म। आपको सिर्फ आंखों की ताकत बढ़ानी है, सिर्फ आंखों की ताकत बढ़ानी है, तो उसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन स्पेसिफिक रिजुविनेटर है, जैसे त्रिफला है। तो सामान्य त्रिफला से तो काम नहीं होगा, उसके लिए क्लासिकल टेक्स्ट में एक रसायन त्रिफला की कंसेप्ट आई है कि जिसको मधु और घी के साथ खाया जाता है। तो वो जो अनुपान है वो व्हीकल जैसा काम करेगा और टारगेट स्पेसिफिसिटी वो त्रिफला को देगा, और उससे आंखों की तकलीफें कम हो सकती है। वैसे ही किडनी के लिए कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक रिजुविनेटर है। दूसरी बात ऐसी है कि आयुर्वेद की जो वनस्पतियां हैं वो ऑर्गेनिक स्वरूप में रहने की वजह से, सेंद्रीय होने की वजह से शरीर के लिए बहुत सी अच्छे से फैमिलियर है। जैसे हम रोटी सब्जी खाते हैं वैसे ही वनस्पतियां रहती है, लेकिन वनस्पतियों में फाइटोकेमिकल ज्यादा है, इसलिए उसकी मात्रा कम रहती है। जैसे मान के चलिए हम कोई तड़का देते हैं तो उसमें हींग इतना सही डालते हैं, जीरा उससे ज्यादा डालते हैं, हल्दी दोनों के बीच में डालते हैं। तो वो क्यों डालते हैं? क्योंकि हर एक वनस्पति में उतना उतना फाइटोकेमिकल है, उसी मात्रा में उसी तरह से वनस्पति है। तो वो साथ साथ में एलोपैथी की दवाई के अगर आप लेते हो तो आप हार्ट के लिए भी इससे फायदा होता है, किडनी के लिए भी फायदा होता है। उसके लिए एक राइट। एग्जांपल मैं छोटा सा लेके आगे जाता हूँ। बहुत से किडनी के पेशेंट्स में ईजीएफआर कम होता है। ईजीएफआर नाम की एक टेस्ट रहती है कि जिससे पता चलता है राइट। कि किडनी में इन्फेक्शन शुरू हो चुकी है क्या। तो वो आयुर्वेद के हिसाब से जल्दी कम होता है, कंट्रोल में आता है, जिससे ऐसा होता है कि किडनी का फिल्ट्रेशन बढ़ता है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ता है, उसका सामान्य कार्य जो है वो जल्दी से जल्दी नॉर्मलाइज हो जाता है। उसी के साथ राइट। कार्डियक प्रॉब्लम में ऐसा रहता है कि वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन, ये प्रक्रिया बहुत ही रूट कॉज रहती है एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस की। तो वो वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन फिजियोलॉजिकल करेक्शन के माध्यम से आयुर्वेद की दवाई से ठीक होता है। ऐसे ही अलग अलग ऑर्गन में जो प्रॉब्लम आता है, जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, तो उसमें भी माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ता है और नर्व्स का रिजुविनेशन होता है। उसी तरह से वेट इम्बैलेंस का जो भी प्रॉब्लम रहता है, तो आयुर्वेद में एक बहुत सुंदर कंसेप्ट ऐसा है कि अगर प्रमेह में उन्होंने दो कैटेगरीज की है। एक कैटेगरी ऐसी है कि कृश प्रमेही, मतलब जो दुबला पतला है और डायबिटिक है ऐसा पेशेंट। और दूसरा कैटेगराइजेशन किया है कि एकदम जिसमें मोटापा है और डायबिटीज है। तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट गाइडलाइन एकदम अलग अलग है, और उस हिसाब से दवाई से काम होता है। ओके। तो सर जैसे हम आपने भी यहाँ पे किडनी की बात की, तो जो हमारे व्यूअर है विनीत जी, उन्होंने भी एक सवाल पूछा है कि डायबिटीज का डायरेक्ट इफेक्ट किडनी पे कैसा होता है। मेन बात ऐसी रहती है कि जितना हाइपरग्लाइसेमिया बढ़ता है उतना ब्लड का विस्कोसिटी बढ़ता है। ब्लड विस्कोसिटी जितनी बढ़ती है उतना ईजीएफआर कम होते जाता है। ईजीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से क्रिएट क्लियरेंस के हिसाब से एक निकाला जाता है, जो पैथोलॉजिकल टेस्ट रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि किडनी क्या काम करती है। जो शरीर में लिक्विड वेस्ट है, जो ब्लड के माध्यम से किडनी तक आया है, उसको वो छानती है। वो सिर्फ छानती नहीं है, वो इतना भी देखती है कि उसके साथ साथ शरीर के लिए उपयोगी ऐसे कुछ प्रोटीन जैसे तत्व भी बाहर नहीं जाने चाहिए, इसलिए सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किडनी में होता है। उसी के साथ साथ इतना ही नहीं, कितना सॉल्ट बाहर जा रहा है, कितनी मात्रा में जा रहा है, आयोनिक बैलेंस जो रहता है ब्लड एज अ कॉम्पोजिशन का, वो भी किडनी कंट्रोल करती है। उसके साथ साथ किडनी ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करती है, जिसको रेनिन एंजियोटेंसिन मेटाबॉलिज्म ऐसे बोलते हैं।
उसी के साथ साथ किडनी ये भी काम करती है कि आपका ब्लड का प्रोडक्शन जो होता है, ब्लड जो हमारे बोन मैरो में तैयार होता है उसको एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। वो प्रक्रिया को स्टिमुलेट करने वाला जो मूलभूत रसायन है उसको एरिथ्रोपोएटिन बोलते हैं, वो किडनी में तैयार होता है। अभी ब्लड विस्कोसिटी बढ़ गई तो टॉक्सिन्स हम्म, ज्यादा एक्यूमुलेट होने लगी, रेट हम्म, ऑफ फ्लो और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम हो गया, तो टॉक्सिन्स का किडनी के साथ ज्यादा देर तक संपर्क आता है और उसी राइट। के संपर्क की वजह से वो क्रिएटिनिन क्लियरेंस कम होने की वजह से क्रिएटिनिन इज यूजुअली टॉक्सिक टू ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलर जो ट्यूब्यूल्स रहते हैं, जो त्रिकोण आकृति रचनाएं रहती हैं ग्लोमेरुलस की, उसमें बहुत सी क्षति पहुंचती है और उस वजह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी जनरेट हो जाती है। और देखिए जो भी सिम्टम्स अभी हमने बताया कि रीनल हाइपरटेंशन होगा, हम्म, ब्लड का प्रोडक्शन है जो अच्छे से नहीं होगा, उसके हम्म, साथ साथ पल्मोनरी कंजेशन होता है, कभी कभी वाटर हम्म, रिटेंशन होता है, तो ये सभी सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। राइट। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी इजी भाषा में जो हमारे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन दी है, तो उन्हें भी जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके लिए उनकी तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। और सर जैसे हम अभी बात ही कर रहे हैं कि फूड कौन सा खाना चाहिए या फिर जिसकी जैसी लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से फूड अलग होना चाहिए, तो सर इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे कि एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, मतलब डूज एंड डोज जैसे होते हैं फूड में, कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट है तो उसके डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं या फिर उसको किस तरह की लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए कि सो दैट उनकी जो डायबिटीज शुगर लेवल है वो थोड़ी कंट्रोल में रहे। ठीक है, उसके लिए एक 3-4 एकदम आसान तरीके हैं जो बिना दवाई के हैं, उसको पहले हम डिस्कस करते हैं। एक तो पहली बात ऐसी है कि डायबिटिक पेशेंट्स को शुगर जो है वो मैनेज करने के लिए पेरिफेरल शुगर अपटेक, मतलब मसल्स के द्वारा उपयोग में लाने वाली जो भी शुगर है वो बढ़ाने के लिए उसकी मात्रा, उसको कम से कम 30 से 35 मिनट तक उसको जितना सहन होता है उतनी स्पीड से चलना बहुत जरूरी है। उससे उसको बहुत फायदा होगा, पेरिफेरल मसल्स जो है, स्केलेटल मसल्स जो है उसका शुगर अपटेक बढ़ेगा और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ये तो एक हम्म, बात है। दूसरी बात है, ये तो एक्सरसाइज हो गया मसल्स के लिए, लेकिन जो आपका माइक्रो सर्कुलेशन है, सेल्स है, उनको अगर आपको रिजुविनेट करना है, उनको ताकत देनी है, तो सबसे पहले आपको जैसे सूर्य नमस्कार है, अलग अलग योगासन है, प्राणायाम है, तो उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और जो इंटरनल इंटरनल एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं, उस तरह से ये योग रहता है। हमको जैसे वेट ट्रेनिंग में हम वेट्स उठाते हैं, जो फिजिकल एक्सर्शन होता है वैसे एक्सर्शन योग में नहीं होगा, लेकिन योग से जो इंटरनल एक्सरसाइज हो जाएगा उससे सेल्स रिजुविनेट हो जाते हैं। तो इसलिए योग भी साथ साथ में, मतलब आइडियल एक लाइफस्टाइल, किसी भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले बंदे को अगर हम सोचे तो उसको कम से कम 20 से 30 मिनट तक चलना है, 5 मिनट तक प्राणायाम करना है, 5 मिनट तक उसको स्ट्रेचिंग करना है, योगासन करना है। ये तो हो गया एक्सरसाइज का। उसी के साथ साथ उनको बिना, अगर भूख नहीं है तो खाना नहीं है, ये एक प्रिंसिपल बहुत जरूरी है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, हमारे यहाँ पे एक मुंबई से पेशेंट आते थे, तो उनका प्रॉब्लम ऐसा था, उनको भूख बिल्कुल ही नहीं थी, किसी भी कारणवश हो लेकिन भूख नहीं थी। तो वो पेशेंट इंसुलिन लेते थे दिन में 4 बार, और उनका ग्लाइकोजिलेटेड एचबीएवनसी जो 3 महीने की एवरेज शुगर रहती है वो 11 था। 4 बार इंसुलिन लेके भी उनका जो ब्लड शुगर लेवल था वो कंसिस्टेंटली 250 से 300 के बीच में था। इंसुलिन लेते ही उनको खाना पड़ता था, नहीं तो फिर हाइपोग्लाइसेमिक अटैक होते थे। तो उनको हमने पहले इतना ही बताया कि आपको जब भी भूख लगे तब आपको इंसुलिन लेना है, जो आपके डॉक्टर ने बताया है उतना ही ले लो, लेकिन तब ले लो और फिर खाना खाओ। आपको आश्चर्य होगा, 15 दिन में उनको दिन में 3 बार कभी भूख लगी, कभी 2 बार लगी, तो उन्होंने 2 बार या 3 बार ही खाना खाया, जो पहले वो 5-6 बार खाना खाते थे। और उतना करके उनका ब्लड शुगर लेवल कंसिस्टेंटली 150 टू 200 रहने लगा विद इन 15 डेज। ग्रेट तो सर। ये सिर्फ क्यों हो गया? सिर्फ जब आपको भूख लगती है तब आप इंसुलिन ले लो और फिर खाना खाओ, इतना ही बताने से ये फर्क पड़ गया। उससे क्या फायदा हो गया कि जो 4 बार इंसुलिन लेते थे वो कभी कभी 2 बार, फिर कभी कभी 3 बार ऐसा लेना पड़ा।
हर टाइम हम्म। मैं उनको बताता था कि आप जो खाते हो उसका फोटो मुझे भेज दो। तो उस क्वांटिटी के हिसाब से इंसुलिन डिजाइन करते थे। तो ये पहले के में ऐसा करके उनको, अभी उनकी बात, उनका कंडीशन क्लिनिकली ऐसी है कि वो दिन में 2 बार ही इंसुलिन देते हैं। पहले 30-35 यूनिट जो लेते थे एक टाइम पे, वो अभी दोनों टाइम मिला के खाली 20 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं। तो ये हम्म। सिर्फ इतना ही है कि हम दवाई के लिए नहीं जी रहे हैं। दवाई हम्म। लेने के लिए खाना, ये अच्छी बात नहीं है। हम जीने के लिए खाना है हमें, ये हमें राइट। समझ में लेना चाहिए। तो ऐसा अगर सोच के हम प्रॉपरली डाइट के हिसाब से देखेंगे तो उससे फायदा होता है। राइट सर। तो जैसे आपने भी कहा कि वो आपने जो पेशेंट को ट्रीट किया उनकी जो शुगर लेवल थी वो बहुत हाई थी। तो जो हमारे व्यूअर है सुनील सिज्जी जी, उन्होंने भी सेम क्वेश्चन ही पूछा है कि जो जिनकी शुगर लेवल एकदम बॉर्डर लाइन पे होती है उनको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो आपने जैसे सजेस्ट किया कि फूड जब भी आपको भूख लगी तभी लेना चाहिए, तो शायद ये इनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा भी एक एकदम शॉर्ट में कंसेप्ट बता के जाता हूँ आगे। राइट। इंसुलिन और ग्लूकागॉन का जो रिलेशन है ना, वो हमें समझना है। जब भी इंसुलिन काम करेगा तब ग्लूकागॉन काम नहीं करेगा। और डायबिटिक पेशेंट्स में ग्लूकागॉन का काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम बार बार खाते रहेंगे तो इंसुलिन सिक्रेट होते रहेगा, फिर उससे राइट। ही फैट और स्टबर्न हो जाता है, फिर मोटापा भी कम नहीं होता। तो उसकी बजाय अगर हम कंट्रोल्ड फास्टिंग करें, उसमें भी अलग अलग तरह के मोड है, 8-16 मोड है। कुछ लोग बताते हैं कि 5-2 मोड, मतलब 5 दिन दिन में 3 बार खाना है, फिर 2 दिन लिक्विड डाइट करना है, या अलग अलग डाइट। मेन बात मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि खाने, भूख के हिसाब से खाना खाओ। भूख नहीं है तो खाना नहीं खाना है। दूसरी ऐसी है कि आपको स्पेसिफिकली दिन में कंट्रोल्ड फास्टिंग करना है। मतलब 12 घंटे तो कम से कम आप फास्टिंग करना ही करना है। तो अपने आप बॉर्डर लाइन शुगर है वो कंट्रोल में आ जाएगी। मान के चलिए आपने रात को 8 बजे खाना खाया, तो सुबह 8 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। पानी पी सकते हो आप, लेकिन कुछ नहीं खाना है। अगर इतना कंट्रोल्ड फास्टिंग 12 घंटे का भी शुरुआत किया, तो उससे अपने आप शुगर लेवल कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच सर। ये इजी वे है जो अगर शायद किसी ने फॉलो किया तो उनको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। और सर आज यस, की जैसे हम डेफिनेटली। कंडीशन देख रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन हमारे सामने आके खड़ी हुई है, तो इसके वजह से सबके मन में एक डर सा बैठ ही गया है और उसके वजह से स्ट्रेस लेवल भी बहुत बढ़ गया है। तो जो नॉर्मल लोग हैं उसके साथ साथ डायबिटिक पेशेंट्स का भी स्ट्रेस लेवल बहुत बड़ा है। तो सर ये स्ट्रेस का और डायबिटीज से क्या कनेक्शन है, मतलब अगर स्ट्रेस के वजह से डायबिटीज बढ़ता है, आप क्या कहेंगे? यस अक्षया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अरे यस। हम खाना तो ढंग से खा रहे हैं, दवाइयां ढंग से ले राइट। रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे शुगर कंट्रोल में नहीं है। और पेशेंट्स एब्सोल्युटली पैनिक हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं यस। कि यस। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारा क्या गड़बड़ है। तो दोस्तों, इसमें एक बात ऐसी है कि आप जितना ज्यादा सोचते हो, जितना स्ट्रेस लेते हो, उतना शरीर में कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम का हार्मोन बढ़ता है। ये कॉमन स्ट्रेस। हार्मोन है जो, हाँ, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। हम्म। वो अगर बढ़ता है तो उससे आपका वजन भी बढ़ेगा और ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ेंगे। तो ये दोनों से रिलेटेड है। तो एडिपोज टिश्यू का मेटाबॉलिज्म हैम्पर ना होने के लिए, और अगर ब्लड शुगर लेवल आपको कंट्रोल में चाहिए, तो ये स्ट्रेस हार्मोन के ऊपर आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक बहुत सुंदर हठ प्रदीपिका नाम का जो योग शास्त्र का ग्रंथ है, उसका एक सूत्र मैं बताता हूँ। उस सूत्र में शास्त्रकारों ने ऐसा कहा है कि चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। मतलब अगर मन की चंचलता बढ़ती है तो वात का चल गुण बढ़ता है, और वात का चल गुण बढ़ता है तो मन की चंचलता बढ़ती है। तो ये किस लिए सूत्र उन्होंने कहा है कि हम जो प्राणायाम करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम ब्रीदिंग का जो अपना एक साइकिल है वो रेगुलेट करते हैं, ब्रीदिंग का जो रिदम है वो रेगुलेट करते हैं। और अगर हम ब्रीदिंग का जो स्पीड है वो धीरे कर पाएंगे, आप देखिए, आप जब भी गुस्सा होते हो आपकी सांस फूलने लगती है। आप जब राइट। भी एकदम सहमे से होते हो, शोक में होते हो, दुख में होते हो, तो आपकी सांसों की गति पे उसका अंतर होता है। अलग अलग भावनाओं से हमारी सांस की जो गति है वो जुड़ी हुई है।
तो अगर हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से देखिए ऐसा है कि बहुत बार कुछ थॉट प्रोसेस या कोई हमारे इर्द गिर्द ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस रहते हैं कि हम उसको छोड़ नहीं पाते, फिर उसका कांस्टेंट इरिटेशन यहाँ पे रहता है। तो ऐसे हालत में हमें हमारी मन की ताकत बढ़ानी है, और वो जो मन की ताकत बढ़ानी है वो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम से हो सकता है। इसलिए प्राणायाम के ऊपर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि जिससे हमारे मन की क्षमता बढ़ेगी, अपने आप शरीर में वात का नियंत्रण आ जाएगा, और एब्नॉर्मल जो स्ट्रेस हार्मोन तैयार होते हैं वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। उसी के साथ-साथ मैं और एक अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जैसे योग निद्रा नाम का एक उपक्रम रहता है, जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जो बिहार स्कूल ऑफ योग के थे, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। तो उसके इंस्ट्रक्शंस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप वो देख के बीच-बीच में योग निद्रा का भी अभ्यास करते रहिए, जिससे आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा। इनर जो सबकॉन्शियस लेवल पे जो भी खलबली मची है, वो भी शांत हो जाएगी, और उसका ब्लड शुगर लेवल पे विपरीत परिणाम नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें से भी कई लोगों को ये सेम क्वेश्चन अभी वो पूछने ही वाले थे, तो वो वही बोल रहे हैं कि थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन पहले पूछ लिया, क्योंकि ये स्ट्रेस जो रिलेटेड होता है वो काफी लोगों के लिए बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है आजकल, और डायबिटिक पेशेंट पे तो इसका असर होता ही है। तो सर ये जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं तो वो बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, पर कई बार वो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी उसके साथ लेना चाहते हैं। अगर डायबिटीज के लिए नहीं तो और कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए भी उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन उसमें इंक्लूड करना रहता है। तो सर ये एलोपैथिक और आयुर्वेदिक ये दोनों का मिश्रण हम कैसे ले सकते हैं, और उसमें क्या टाइम डिफरेंस होना चाहिए? ये सर ये सेम क्वेश्चन जो हमारी व्यूअर है कविता मैडम, उन्होंने भी पूछा है कि ये एलोपैथिक मतलब आयुर्वेदिक और एलोपैथिक ये दोनों हम साथ में कैसे ले सकते हैं? मैं बहुत से पेशेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है। इसका मैं एक एकदम आसान एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी आप एलोपैथी की दवा लेते हो, तब आपको खाने-पीने का कुछ न कुछ परहेज रहेगा, लेकिन राइट। रोटी-सब्जी नहीं खाना है ऐसा कोई परहेज नहीं रहता, ठीक है? तो राइट। जैसे वो वनस्पति चलती है, तो आयुर्वेद की दवा ये वनस्पति क्यों नहीं चलती? तो ये पक्का चलेगी, उसमें कोई दोहराव होने की बात नहीं है। ड्रग इंटरैक्शन की बात अगर हम करें, तो अभी उसके ऊपर अनुसंधान जारी है। वो अनुसंधान पूरा अभी तक उसके परिणाम नहीं आए हैं, इसलिए एक प्रिकॉशनरी हम मेजर ऐसा बताते हैं कि आप एलोपैथी की और आयुर्वेद की, या एलोपैथी और होम्योपैथी की, या आयुर्वेद और होम्योपैथी की, ऐसी कोई भी इंटीग्रेटेड थेरेपी लेना चाहते हो, तो दोनों दवाइयों में कम से कम गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का जो टाइम है, आधा घंटा, तो उतना कम से कम आप गैप रखिए। 30 से 35-40 मिनट के अंतर से आप अगर दोनों दवाइयाँ लेते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके साथ-साथ मैं एक और आपको फैक्ट बताता हूँ। आयुर्वेद में जो भी दवाइयाँ यूज़ होती है, वो क्रूड फाइटोकेमिकल्स रहते हैं। मतलब जैसे गेहूँ से आटा बनता है, वैसे ही राइट। अपनी गिलोय से उसका पाउडर बनता है। तो ये जो अगर गिलोय का पाउडर लिया है हमने, और वो अगर हम ले रहे हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, राइट। तो उसमें अगर उसका ड्रग इंटरेक्शन होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि वो गिलोय शरीर में जाने के बाद शरीर के फाइटोकेमिकल्स से, बायोकेमिकल्स से उसका इंटरेक्शन होगा। जैसे हम रोटी खाने के बाद हमारे शरीर का पोषण होता है, वैसे ही गिलोय या कोई भी वनस्पति आप लेते हो, तो उसके फाइटोकेमिकल्स डिग्रेड होके वो शरीर में शरीर के भाव पदार्थों में परिणत होते हैं, और फिर वो फाइटोकेमिकल्स जो शरीर ने बनाए हैं, शरीर के पेशियों से संस्कारित है, वो काम करते हैं। एलोपैथी का अगर आप पैरासिटामोल का उदाहरण लेंगे, तो पैरासिटामोल या कोई भी ऐसी कोई भी दवा, वो केमिकल ओरिजिन से आती है। तो उसका एडीएमई, ये फार्माकोकाइनेटिक डायनामिक अलग रहेगा। वो शरीर में जाके डायरेक्टली ब्लड में जाके काम करेगी। वैसे आयुर्वेद की दवा एज अ होल ब्लड में जाके काम नहीं करती है। उसके कुछ फाइटोकेमिकल तुरंत जा सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा राइट। बहुत कम रहती है। इसलिए दोनों का ड्रग इंटरेक्शन होने का कारण ही नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि डायबिटिक केसेस में ये जो एलोपैथी की दवाइयाँ रहती है, वो क्या काम करती है? तो कुछ दवाइयाँ ऐसी है, जैसे सल्फोनिलुरिया की दवा है, तो वो जबरन बीटा सेल से इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी है कि जो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन है, वही हैम्पर कर देती है।
कुछ दवाइयां ऐसी है कि जो नई अभी आई है वो GP4 मेटाबॉलिज्म अल्टर कर देती है। तो ये अलग अलग तरह से काम करती है। आयुर्वेद की दवा ये इस तरह से काम ही नहीं करती। आयुर्वेद की दवा सबसे पहले फंक्शनल स्टेटस इंप्रूव करती है। मतलब शुगर आती है तो शुगर आने के बाद जो हम्म, सेंसर काम करते हैं ना कि अरे भाई शुगर आ चुकी है, शुगर बढ़ रही है, शुगर आने के बाद उसको कंट्रोल करने के लिए लीवर को ये सिक्रेट करना है, पैंक्रियाज को ये सिक्रेट करना है, तो वो कोऑर्डिनेशन आयुर्वेद की दवा सबसे पहले सुधारती है। बाद में वो ब्लड शुगर लेवल पे काम करती है। इसीलिए बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि आयुर्वेद की दवा से बहुत देर लगती है फर्क पड़ने में, लेकिन हम्म, ये बीमारी एक दो दिन में भी नहीं आई है। ये कम नहीं से सर, कम बराबर। 5 साल 10 साल के अपने लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन की वजह से आई है। तो उसको थोड़ा तो राइट, समय हमें देना चाहिए कि फिजियोलॉजी नॉर्मल कैसे हो, इसलिए उसमें समय राइट। लगता है। लेकिन दोनों दवाइयां साथ में लेना एकदम सेफ है। थैंक यू सो मच सर। जैसे ये आयुर्वेदिक की मेडिसिन है, तो जो हर्बल हिल्स हमारी कंपनी है, उन्होंने भी ये जो डायबिटीज की बीमारी या फिर ये हाई ब्लड शुगर की बीमारी है, उसको ध्यान में रखते हुए जो 4 स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है वो बनाए हैं। तो हमारे बहुत सारे जो पेशेंट्स रहते हैं या फिर कंज्यूमर रहते हैं, उनको एक कॉमन सा सवाल रहता है कि ये चारों को कंज्यूम कैसा करना है, या फिर एक ही दिन में ये चारों ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो ये सर आप इसके ऊपर थोड़ा गाइडेंस देंगे? अभी देखिए मैंने भी कुछ पेशेंट्स पे आपकी कंपनी की जो भी ये अलग अलग दवाइयां हैं उनका परिणाम देखा है। तो उसमें से जो राइट। लिक्विड फॉर्म है ना, सीरम जैसे आता है या सिरप बेस में आता यस, है, सिरप आता तो है। वो हाँ, तो वो सिरप जो है वो अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा है तो उसमें फायदा करता है। उसको राइट। आप उतनी मात्रा में 25 ml 20 ml की मात्रा में खाने के बाद भी लेते हो तो उससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आते हैं, ऐसा मेरा भी अनुभव है। दूसरी बात, डायबोहिल्स जैसे टैबलेट्स जो है वो ब्लड शुगर मेंटेनेंस के लिए, मतलब अभी ऐसा है कि ब्लड शुगर मेंटेन्ड है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन पेशेंट को राइट। मेंटेन करना है, ज्यादा हम्म। उसको कॉम्प्लिकेशन भी नहीं चाहिए और ब्लड शुगर बढ़ना भी नहीं चाहिए। आपने बहुत से राइट। पेशेंट्स को अगर देखा होगा ना, तो डायबिटिक पेशेंट्स में ऐसा होता है कि थोड़े थोड़े दिनों के बाद गोलियां चेंज करनी पड़ती है। ये क्यों हम्म। करना पड़ता है? देखिए, इस मेटाबॉलिज्म के बारे में एलोपैथी का जो भी पॉइंट ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल अलग है। मान के चलिए जो मेन रोड है वो अगर बंद है तो उसको डायवर्जन निकालते हैं। अभी हम्म। मेन इंसुलिन का जो मेटाबॉलिज्म या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो हैम्पर्ड है, तो वो इनपुट कंट्रोल करना, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना, सेल्यूलर स्ट्रेंथ बढ़ाना और वो नॉर्मलाइज करना, इस हिसाब से वो नहीं देखते। वो देखते हैं कि डायवर्जन क्या निकालना है, गोली ले लो, कुछ भी खाओ। राइट। तो ऐसे कुछ भी खा के ये काम नहीं बनने वाला, उससे कॉम्प्लिकेशन तो आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए हमें ये देखना है कि आपको पहले जो भी डायबिटीज की दवाइयां हैं वो साथ में लेते लेते ये आप साथ साथ ले सकते हो। अगर कोई बंदा बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है, उसका डाइट हम्म। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये सब कंट्रोल में है, दवाइयां भी ज्यादा राइट। नहीं है, प्री डायबिटिक फेज है या मॉडरेट है, राइट। तो उसको हर्बल हिल्स का जो आपका टी है डायबिटिक का, तो हम्म। उससे भी यस। बहुत ज्यादा फायदा होता है। ऐसे मेरे तो अनुभव है। हम्म। तो जो सर ये आपने टी के बारे में बात की, तो जो हमारे एक कंज्यूमर है, तो वो भावेश जी, तो वो भावेश जी ने भी पूछा है कि ये डाइबो हिल्स का टी टैबलेट जो है, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट है हमारा, तो वो ब्लड शुगर के लिए कितना बेनिफिशियल होता है? ब्लड शुगर के लिए वो डेफिनेटली बेनिफिशियल है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आप जो आपके पेट में जा रहा है उस इनपुट पे ध्यान नहीं देंगे, कंट्रोल्ड फास्टिंग पे ध्यान नहीं देंगे, तो ये बाकी की दवाइयां उतना काम नहीं करेंगी। ये जो ओके। दवाइयां काम करने वाली है ये सब आपके इनपुट पे ऊपर निर्भर है। इसका फायदा राइट। तो होता है, लेकिन अगर ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है तो सिरप का और लिक्विड का ज्यादा फायदा होगा। टैबलेट ओके। मेंटेनेंस के लिए उसका ज्यादा फायदा होता है। टी वैसे ही एक मॉडिफाइड स्वरूप है कि जो डिस्पर्सिबल एक्सट्रैक्ट्स है उसमें, तो उससे भी फायदा तो होता है। अगर कंट्रोल में नहीं आते हैं तो वो कैरी करने के लिए इजी है, तो आप उसकी राइट। उतनी ज्यादा मात्रा में आप ले सकते हैं फिर। राइट। तो सर जो ये जो टी टैबलेट्स है, तो जो हमारी रेगुलर टी है जिसमें शुगर पड़ती है, तो वो तो डायबिटिक पेशेंट नहीं लेते। तो हमने यही ध्यान में रखते हुए ये टी बनाई है जो 100% शुगर फ्री है। तो ये आप क्या कहेंगे, ये बेनिफिशियल होगा कि अगर हम लोग रेगुलर टी को इस टी से रिप्लेस करेंगे तो? ये देखिए ये कर तो सकते हैं डेफिनेटली,
लेकिन फिर भी मैं फिर से एक बार वही दोहराना चाहूंगा कि आपके डाइट के ऊपर ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मतलब आप ये हर्बल टी का आप जो भी टी कॉम्बिनेशन है ना टाइबो हिल्स का, वो यस। ले लोगे और बाद में जाके वड़ा, समोसा, पाव, भजी पाव ये सब खाओगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। राइट राइट। ठीक है। तो राइट सर। सबसे मेन है कि अपनी रसना पे, जिह्वा पे नियंत्रण, यही सबसे मेन बात है। कुछ भी राइट सर। लोगों की आज की एक मानसिक धारणा ऐसी है कि आप मुझको 4 तरह की दवाइयाँ दे दो लेकिन खाने पे परहेज मत बोलो। खाने पे हाँ हाँ। राइट। हाँ, तो ऐसे तो नहीं होता है, क्योंकि आप कितनी भी दवाइयाँ ले लो, उन दवाइयों का इंटरेक्शन लिवर पे होने वाला है और जो खाना अगर आप खराब खा रहे हो तो उसका तो असर होगा ही होगा। अगर आप राइट। प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट मेंटेन करते हो तो ये छोटा सा टी का जो कॉम्पोजिशन है ना, उससे भी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी बिना ज्यादा कुछ राइट। किए हुए। थैंक यू सो मच सर। तो जो हमारे और एक व्यूअर है श्रुतिका जी, उन्होंने पूछा है कि प्लीज सजेस्ट एनी हर्ब फॉर इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी। एक्चुअली उसमें दो चीजें हैं। आयुर्वेद के हिसाब से इंसुलिन सेंसिटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है कि आपके धातुपाक की विकृति हो गई है। मतलब सेल्यूलर जो मेटाबॉलिज्म है वो अल्टर हो चुका है। उसका मैं उदाहरण बताता हूँ। एक हर्ब क्यों नहीं बता सकते और किस क्यों उसका पिन पॉइंट जवाब नहीं दे सकते। क्या है कि अगर रस धातु की विकृति है, मान लीजिए स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज है, तो उसके लिए स्ट्रेस कंट्रोल करना, स्ट्रेस हार्मोन्स कंट्रोल करना, ये अलग तरह से ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए एक माध्यम हो गया, मोड ऑफ एक्शन हो गया। राइट। अगर उसका लिवर फंक्शन खराब है, ग्लूकागॉन ज्यादा स्टोर नहीं कर पा रहा है, तो उसको, जिसको हमारे कुछ महाराष्ट्र के पुराने वैद्य थे, उन वृद्ध वैद्यों ने यकृत दृष्टिजन्य प्रमेय ऐसे नाम दिया है। तो उस तरह से यकृत मांद्य है, मतलब लिवर का डिसफंक्शन है और उस वजह से डायबिटीज हो रहा है या हो चुका है, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए आपको अलग दवाई देनी पड़ेगी। या फिर कुछ पेशेंट्स में एबनॉर्मल वेट गेन है, मेद की विकृति है, एडिपोज टिश्यू का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है और उसकी वजह से डायबिटीज है, तो उसको अलग दवा लगेगी। तो ऐसा एक दवा बताना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ऐसी है कि आयुर्वेद का मूल जो सिद्धांत है वो ऐसा है कि आप सेल्यूलर जो नरिशमेंट है, सेल्यूलर जो मेटाबॉलिज्म है, उसके ऊपर ध्यान दे दो। आप अग्नि के ऊपर ध्यान दे दो। आप अपना हाजमा 100% ठीक रहे उसके ऊपर ध्यान दे दो। जो भी आप खा रहे हो उसका पूरा परिणमन हो, पूरा रूपांतरण हो, उसके ऊपर ध्यान दे दो। बहुत हद तक आपको मेटाबॉलिक डिसीजेस नहीं होंगे फिर। तो ये फंडामेंटल कंसेप्ट है। इसलिए बिना पर्सनली चेक किए हुए, इवैल्यूएट किए हुए इसका उत्तर देना थोड़ा मुश्किल है। थैंक यू। ओके सर। तो सर ये इंसुलिन से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है विनीत जी का। तो जो हम एक्सटर्नल इंसुलिन जो लेते हैं तो उसके लिए आयुर्वेदा में कोई हर्ब नहीं है, जो मतलब कोई हर्ब अवेलेबल है क्या कि इंस्टेड ऑफ इंसुलिन हम कोई हर्ब ले ले तो फिर काम हो जाए, डायबिटीज में कुछ बेनिफिट मिले ऐसा। देखिए, एक बात तो ऐसी है कि अगर आप जुवेनाइल डायबिटिक हो, टाइप 1 डायबिटिक हो, तो आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। उसकी मात्रा कम हो सकती है लेकिन बंद नहीं होगा। ये एक बात है, क्योंकि वो जेनेटिकल प्रॉब्लम है। डोज तो डेफिनेटली कम होता है, ये एक बात। दूसरी बात ऐसी है कि टाइप 2 डायबिटीज में ऐसा इंसुलिन को एकदम से रिप्लेसमेंट हम नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि डिसीज पैथोलॉजी उस शरीर में, उस व्यक्ति में कैसी हुई है, उस हिसाब से आपको दवा देनी पड़ेगी। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत ऐसा है कि पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य। आयुर्वेद इज काइंड ऑफ जेनेटिक मेडिसिन फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशन। वो जेनेटिक मेडिसिन है, वो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है, इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन है। मान के चलिए कि अभी हमने 100 पेशेंट्स ऐसे ले लिए कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट हो चुके हैं, टाइप 2 के ही हैं, लेकिन कालवशात, मतलब बहुत सालों तक बहुत डायबिटीज की पैथोलॉजी कंटिन्यू रहने की वजह से उनके शरीर में इंसुलिन अभी लेना पड़ रहा है उनको। तो उनके हर एक के लिए दवा अलग अलग रहेगी। एक ही दवा और एक ही मॉडल, ऐसा आयुर्वेद में कभी नहीं होता। और अगर ऐसा होता है तो वो थोड़ा-सा शास्त्र के हिसाब से हटके है, क्योंकि उसको मर्यादा है। फिर जैसे एलोपैथी की दवा रहती है, इंसुलिन देखिए ना, आप 100 पेशेंट ले रहे हैं, 100 पेशेंट्स में से 50, 60, 70 पेशेंट की शुगर नॉर्मल है,
30-40 पेशेंट की राइट, नहीं है, क्यों नहीं है? राइट, तो वो अलग-अलग कारण हमें ढूँढने पड़ेंगे। वो जैसे अनुसंधान की बात है, वैसा ही रुग्ण परीक्षण के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रही है शुगर। इसके लिए बहुत कुछ ऐसे दवाइयाँ भी देनी चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है। सिंपल डाइट, एक्सरसाइज़ और जो सेल्युलर, जैसे मैंने कहा कि ऑर्गन स्पेसिफिक रिजुविनेटर आयुर्वेद में है, तो उस हिसाब से हम दे राइट, सकते हैं। मान के चलिए अभी अगर मैंने कोई वनस्पति बताई जैसे गुड़मार है या विजय सार है, राइट, तो विजय सार का इंडिकेशन अलग है आयुर्वेद के हिसाब से, गुड़मार का इंडिकेशन अलग है। जो जामुन यूज़ होता है, जामुन बीज, उसका इंडिकेशन अलग है। तो ये राइट, एक ही दवा या एक ही कॉम्बिनेशन सब जगह नहीं चलेगा। वो अलग-अलग कॉम्बिनेशन आपको पेशेंट को देख के चेंज करने पड़ते हैं। राइट। थैंक यू सो मच सर। और सर ये जो चिराग जी है हमारे व्यूअर्स, उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा है कि डायबिटिक पेशेंट है, ये एक्यूप्रेशर भी बहुत सारे लोग उनको सजेस्ट करते हैं, तो ये एक्यूप्रेशर डायबिटिक पेशेंट के लिए कितना बेनिफिशियल होता है? देखिए, इसके बारे में अगर देखें तो एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर या मर्म थेरेपी या इस तरह के जो भी अलग-अलग ट्रीटमेंट मॉड्यूल हैं, जिसके कारण उसका कांसेप्ट ऐसा है कि हमारे शरीर के जो न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क है, वो एक्टिवेट करना और वो एक्टिवेट राइट, करके उससे शरीर के अलग-अलग ऑर्गन्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ाना। अभी देखिए, आप अगर शुगर के लिए कुछ पॉइंट से उसका एक्यूप्रेशर कर रहे हो, तो उसके बाद न्यूरोलॉजिकली आप उसको जो भी इंटरनल सेंसर्स हैं उनको एक्टिवेट कर रहे हो। लेकिन राइट, अगर बहुत ही ज़्यादा में इंसुलिन की डेफिशिएंसी है या और कोई प्रॉब्लम है, तो वो मेटाबॉलिज्म सिर्फ एक्यूप्रेशर से नॉर्मल नहीं होता है, ऐसा हमारा अनुभव है। उससे फ़ायदा तो ओके, होता है, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रहता। उसके अलग-अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन डायबिटीज़ के बारे में अगर हम देखें, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि ये बीमारी जो सैलिएंट किलर एलोपैथी में बोली जाती है, वो क्लासिकली सैलिएंट किलर है। सही मायनों में सैलिएंट किलर है। तो उसको हमें अच्छे से परखने के लिए किसी भी एक शास्त्र के आधार से उसकी ट्रीटमेंट पूरी नहीं होगी। उसको आप या तो एलोपैथी की दवा के साथ योग को जोड़ दो या फिर आयुर्वेद को जोड़ दो या फिर ज़रूरत पड़ने पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो होम्योपैथी की दवाइयों का भी आप उपयोग कर लो। जो राइट, सबसे जिस शास्त्र में अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ जोड़ के आप अपनी चिकित्सा करके लो। इसी में राइट। समझदारी है, क्योंकि थैंक यू सो सिर्फ हाँ एक्यूप्रेशर सर। से मैंने ऐसा नहीं देखा है कि पूरे केसेस रिवर्ट होते हैं। ओके सर, हमारा टाइम ऑलरेडी एक्सिड हो चुका है, पर जो हमारे ओके, ओके। व्यूअर्स है वो कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं। तो सर हम एक शॉर्ट में लेंगे क्वेश्चन। जो दो जन है, ज्योति जी है और कौस्तुभ जी है, दोनों ने ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन पूछा है कि जो हम नॉर्मल लोग होते हैं, जो नॉन डायबिटिक लोग होते हैं, तो अगर उनको डायबिटीज ना होने के लिए क्या प्रिकॉशन लेना है, या फिर आपने जैसे बोला कि ये फास्टिंग करना चाहिए 12 आवर्स का, तो वो नॉन डायबिटिक पेशेंट के लिए भी उतना ही सुटेबल है क्या? यस, डेफिनेटली नॉन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मैं एकदम एक शॉर्ट में कुछ चीजें बताता हूँ। नॉर्मल 20 से 25 मिनट का वॉकिंग या साइकिलिंग, कार्डियो एक्सरसाइज। दूसरा, उसके राइट, साथ साथ योग का अभ्यास, मतलब प्राणायाम, कपालभाति और योगासन, कुछ तो जो इंटरनल एक्सरसाइज है प्रॉपरली, वो स्ट्रेचिंग करने वाले एक्सरसाइज। उसके साथ साथ लो कार्ब डाइट और फिर उसके साथ-साथ कंट्रोल्ड फास्टिंग। ये अगर हम करते हैं तो राइट। डायबिटीज़ होने की आशंका हो या बॉर्डरलाइन एचबीएवंसी हो तो वो भी नॉर्मल हो जाता है। ओके, थैंक यू सर। और जो सर हम एक यस। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। जो भावेश जी है, जो हमारे रेगुलर कंज्यूमर है, ये जो डाइबोहिल्स टी टैबलेट्स है, फिर डाइबोहिल्स टैबलेट है और डाइबोहिल्स सिरप है, जो ये दो चीजें हैं, तो वो क्यूरियस है जानने के लिए कि ये दो चीजें साथ में कैसे कंज्यूम करनी है। मतलब फूड के पहले लेना है या बाद में लेना है, इसका डोसेज क्या होता है? नहीं, प्रेफरेबली मेरे हिसाब से अगर टी के कॉम्बिनेशन है ना तो वो बिफोर फूड लेंगे तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। एम्प्टी स्टमक उसका उपयोग ज़्यादा है। तो सर ये मतलब जो सिरप है हमारा, जो डाइबोहिल सिरप है और डाइबोहिल्स टैबलेट है, तो ये अगर दोनों मुझे साथ में लेना है, अगर मुझे सजेस्ट किया गया है कि टैबलेट और जूस दोनों साथ में लेना है, तो किस टैब प्रकार टैब लेना है, उसमें टाइम गैप कितना होगा?
टैबलेट और हेलो, हाँ सर। हाँ, टैबलेट और सीरम हम साथ में ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने सिचुएशन के हिसाब से पेशेंट में ना अलग-अलग चेंजेस करके देखे हैं। कभी मैंने फास्टिंग ओके। में भी यूज़ किया है और ज़रूरत पड़ने पे मैंने पोस्ट लंच भी पोस्ट डाइट या पोस्ट प्रांडियल भी यूज़ किया है। थैंक यू सो मच सर, आपने आपका इतना वैल्यूएबल टाइम हमारे हर्बल हिल्स टीम के लिए, कंपनी के लिए निकाला। और हमारे व्यूअर्स अभी भी और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो होपफुली सर हम इसका और एक सेशन रख पाए और सब व्यूअर्स को उनके आंसर्स मिल पाए। सो थैंक यू सो मच सर, आप इतना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए निकाले। यस, थैंक यू। मुझे भी बहुत आनंद आया आप सबसे बात करके। धन्यवाद धीरेन्द्र जी से भी धन्यवाद। आप सभी टीम का पूरा, आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू सर, इट वाज वेरी ग्रेट सेशन। और आपने जो एग्जांपल्स के साथ सबको एक्सप्लेन किया है, तो आई होप सब व्यूअर्स को बहुत अच्छे से उसका ज्ञान मिल गया रहेगा और वो अपनी डेली लाइफ में ये सब आपने जैसे कहा है वो सब इम्प्लीमेंट करेंगे और डायबिटीज थोड़ा कंट्रोल करने में उनको मदद होगी। थैंक यू सो मच सर। यस, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, जैसे आज हमने डायबिटीज के बारे में बात की है, वैसे ही ये डायबिटीज या फिर अलग अलग जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, इसका और नाड़ी परीक्षण का क्या संबंध होता है, क्योंकि नाड़ी परीक्षण जो होता है वो हमारे ये हेल्थ प्रॉब्लम को रिलेट करने में या फिर हेल्थ प्रॉब्लम का परीक्षण करने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और ये प्राचीन जो हमारी एंशियंट टाइम है, प्राचीन टाइम है, उससे ही चलता आ रहा है नाड़ी परीक्षण। तो इसी विषय में हम 19 जून को बात करेंगे कि आयुर्वेदा नाड़ी परीक्षण और जो अपने बॉडी के टाइप्स होते हैं वो कैसे होते हैं और उसका हमें क्या यूज होने वाला है। तो गाइज प्लीज अटेंड 19 जून सेशन जो हमारी डॉक्टर सुषमा खंडेलवाल है वो कंडक्ट करने वाली है ऑन दिस सेम पेज हर्बल हील्स। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।